हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा में कुशलता लाने के लिए या भाषा के कौशल को बढ़ाने के लिए समास जो हैं बने हैं। और उसमें हम क्या भाषा की कुशलता कैसे बढ़ती है कि हम कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात कह सकें। तो शब्दों को कम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और जब हम इन शब्दों को कम करके दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देते हैं तो वो शब्द समस्त पद या समास युक्त शब्द कहलाता है। और समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु समास। अब सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। जैसे कि इसके नाम में ही है अव्यय, तो इसका जो पहला पद है यानी जो पहला शब्द है वो एक अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। अव्यय का क्या मतलब होता है? अव्यय क्या है? अव्यय मतलब जिसका कुछ भी व्यय या खर्च ना हो। जैसे आय, व्यय। आय मतलब कमाई और व्यय मतलब खर्च होना। अब जैसे आपके पास पॉकेट मनी है 100 रुपये और आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो 100 रुपये आपके पास 100 रुपये ही बने रहेंगे। ऐसे ही ये जो शब्द होते हैं ये जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं। ना तो मैं इनका जेंडर चेंज कर सकती हूँ, लिंग इनका परिवर्तित कर सकती हूँ। ना मैं इनको अगर ये एक वचन में है तो एक वचन में, बहुवचन में है तो बहुवचन में। ना मैं किसी काल की वजह से इनमें परिवर्तन आता है कि भी वर्तमान में अलग रूप हो जाए, भूत में अलग हो जाए या भविष्य काल में। ये जैसा है बेटा हमेशा वैसे ही रहते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, निडर, बखूबी, भरपेट। अब ये सारे जो हैं एक्चुअली अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अब इसमें प्रति, यथा, नि, ब और भर ये अव्यय शब्द हैं और ये साथ में उपसर्ग भी हैं। लेकिन दिन, डर, संभव, खूबी ये जो है क्या है? संज्ञा शब्द हैं। लेकिन जब ये अव्यय के साथ मिल जाते हैं, उपसर्ग के साथ मिल जाते हैं तो ये पूरा पद जो है, ये जो समस्त पद बन गया है, ये क्रिया विशेषण की तरह भी काम करता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उस ढंग से भी काम करता है। और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो खुद अपने आप में अव्यय शब्द होते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, इसमें ये उपसर्ग हैं तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा या शब्द का हिस्सा, पूरे शब्द नहीं होते। लेकिन अव्ययीभाव समास में ये आकर के एक तरह से पूरी तरह से जो है एक शब्द का अर्थ ये देते हैं। अब इसमें मुख्य बात क्या है कि एक तो वो शब्द जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है वो शब्द क्या हो गए, या अव्यय लगा हुआ है वो शब्द क्या हो गए, अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गए। दूसरी बात ये होती है कि कई बार इनमें जो है पहला जो पद होता है वो अव्यय नहीं होता और ना ही वो प्रधान होता है, लेकिन फिर भी वो अव्ययीभाव का उदाहरण होता है। ऐसे शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द हैं जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, पल पल, एकाएक। अब आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इन शब्दों में जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है उसकी। तो हम अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगी कि आपको अव्ययीभाव समास जो है वो पहचानना है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप देखेंगे उस शब्द में अगर मूल शब्द को निकाल देते हैं और कोई शब्द का टुकड़ा बच रहा है और वो शब्द का टुकड़ा जो है उपसर्ग है तो इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। दूसरे अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानेंगे कि उनमें शब्दों की रिपीटेशन हो रही होगी। आप इसके कुछ उदाहरण देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। अब जिनमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ऐसे उदाहरण जैसे प्रत्येक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस एक से मिलकर के बना है प्रत्येक। और अगर मैं इसका विग्रह करूँगी तो इसका क्या मतलब होता है? प्रत्येक मतलब हर एक। अब यथा समय, यथा शीघ्र, तो यथा जो है वो उपसर्ग है, तो यथा समय मतलब जो समय निर्धारित है, जो समय फिक्स है कि यथा समय पर पहुंच जाना, मतलब जो हमने फिक्स किया उस समय पर पहुंच जाना। यथा शीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके।
अकारण, अब अ उपसर्ग है, कारण मूल शब्द है, तो अकारण मतलब बिना कारण के, बिना किसी रीज़न के। आमरण, आमरण होता है मरने तक, मृत्यु पर्यंत। हम कई बार नहीं सुनते कि वो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गया, मतलब वो मरते दम तक कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, मतलब जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती है वो आमरण अनशन पर बैठा है। अब आप जैसे उदाहरण देख रहे हैं, बेधड़क, बेचैन, बखूबी, ये जो हैं ये उर्दू के उपसर्ग हैं। बे जैसे बे का मतलब बिना, तो बेधड़क बिना धड़क के, बेचैन मतलब बिना चैन के, और बखूबी ब का मतलब है यहाँ साथ, तो खूबी के साथ। निर्विवाद, ये हिंदी का उपसर्ग है, जैसे निर प्लस विवाद यानी बिना विवाद के। निर मतलब बिना, जैसे बे मतलब बिना उर्दू में, वैसे निर हिंदी में उपसर्ग है, उसका मतलब भी क्या होता है, बिना। अब पहला पद नाम पद, यानी पहला पद अव्यय न होकर के वो संज्ञा या विशेषण शब्द होता है, और ये जो है अपना रूप जो है लिंग वचन कारक की वजह से बदल लेते हैं। जो संज्ञा और विशेषण शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना रूप इनका बदल जाता है। लेकिन अव्यय भाव समास में आने पर ये जो है एक तरह से पूरा जो पद जब बन जाता है तो ये अव्यय की तरह से काम करने लगता है। जैसे साफ साफ, तो साफ के बाद साफ, बीचों बीच यानी ठीक बीच में, रातों रात, रात ही रात में, एक का एक, एक के तुरंत बाद एक यानी अचानक ही, और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अव्यय भाव समास के बाद बेटा आपका दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है उसका आदमी। अब जैसे अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो एक अव्यय होता है, तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान है, ये अब हम कैसे पता लगाएंगे? जो दूसरा पद प्रधान है उसको पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से पद के साथ क्रिया का संबंध है। जैसे मैंने बोला जलधारा, अब इसका विग्रह किया तो हुआ जल की धारा। इसको मैं वाक्य में प्रयोग करूंगी तो मैं लिखूंगी जल की धारा बह रही है। अब इस वाक्य में जो क्रिया शब्द हैं बह रही है, वो जो है किसके अनुसार लगे हुए हैं? धारा के अनुसार। उनका संबंध किससे है? धारा से, जल से नहीं है। जल से होता तो मैं लिखती कि जल बह रहा है, लेकिन क्योंकि धारा से संबंध है इसलिए मैंने लिखा धारा बह रही है। इससे पता चलता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान है और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरी खास बात जो हमें तत्पुरुष समास में ध्यान रखने वाली होती है कि इस समास का जो विग्रह करते हैं उसमें विग्रह करने पर जो है कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। कारक हम सब ने पढ़े हैं, और कारक जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है? वो एक वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम आ रहे हैं उनका जो संबंध है वो क्रिया तथा अन्य शब्दों से हमें बताते हैं, और उसके लिए विभक्ति चिन्हों का या परसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये को, ने, से, के लिए, ये सब क्या है? ये कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अब इसमें कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और संबोधन को छोड़ दीजिए, बाकी क्योंकि टोटल 8 कारक हैं उनमें से हमने 2 निकाल दिए तो बचे 6। तो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के आधार पर जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं, और जिस भी कारक का विभक्ति चिन्ह लगा होता है उसी आधार पर उसका भेद माना जाता है। अब सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, जैसे शरणागत शब्द है तो शरणागत का विग्रह करने पर क्या होगा? शरण को आया हुआ। अब इसमें को विभक्ति चिन्ह आ रहा है और कर्म जो कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष का। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। उसके बाद है करण तत्पुरुष। जो करण तत्पुरुष होता है उसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। अब एक बात, अपादान तत्पुरुष जो होता है उसका भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? विभक्ति चिन्ह तो सेम है, हम कैसे पहचानेंगे? करण तत्पुरुष बेटा सिर्फ एक जगह आता है,
जबकि हम किसी काम को करने के लिए कोई साधन काम में ले रहे हों। जैसे आप इसके उदाहरण देखिए, तुलसी कृत। अब किसने लिखा है? तुलसी ने। किसके द्वारा लिखा गया है? साधन कौन बने हैं? तुलसी। इसका विग्रह क्या होगा? तुलसी के द्वारा कृत या किया हुआ। मन माना, मन से माना हुआ। साधन क्या बना? कुछ भी मानने के लिए मन बन गया। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। लिखने के लिए क्या साधन काम में आया? हाथ। तो यहाँ पर क्या होगा? करण तत्पुरुष। उसके बाद तीसरा भेद है तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। के लिए मतलब देने के अर्थ में ये जो होता है कारक वो होता है। तो उदाहरण जैसे गौशाला, तो गायों के लिए शाला, गायों के रहने का जो घर है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद अपादान तत्पुरुष। अपादान मैंने आपको जैसे बताया, इसका विभक्ति चिन्ह और करण का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन करण कारक सिर्फ एक जगह आता है जब हम कोई साधन काम में ले रहे होते हैं, और अपादान कारक बहुत जगह आता है। एक तो अलग होने के अर्थ में आता है, घृणा हो, तुलना कर रहे हो हम किसी की किसी से, ठीक है, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष आता है। डर का भाव हो, जैसे देश निकाला, देश से निकाला हुआ। अब ये क्या है? अलग होने के अर्थ में है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, अलग हो गया। गुण रहित, गुण से रहित। तो ये क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। फिर है संबंध तत्पुरुष, जब हम संबंध बता रहे हो, तो उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की। तो सेनापति यानी सेना का पति। मतदाता, मत का दाता यानी मत को देने वाला। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, जिसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तब तो ये चिन्ह आते हैं, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो वो चिन्ह जो है वो लोप हो जाएगा, मतलब वो उनको हटाना पड़ेगा। जैसे सिर दर्द, तो सिर में दर्द। अधिकरण का मतलब होता है हमें आधार मिलना किसी को। अब दर्द है, दर्द को कहाँ किसका आधार मिल गया? सिर का, तो सिर में दर्द। आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती हुई, ठीक है। तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। आपका तीसरा समास है बेटा द्वंद्व समास, जो आप सबको बहुत इजी लगता है और समझ में आता है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, मेन होते हैं, और इसमें जब विग्रह करते हैं तब क्या क्या शब्द आते हैं? तथा, और, या, अथवा, जो कंजक्शन शब्द होते हैं। इनका जब हम समास पद बनाते हैं तो इनका हम जो है लोप कर देते हैं, इनको हम हटा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हानि लाभ यानी हानि और लाभ। धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे धर्म धर्म रिपीट हो रहे हैं और ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो, लेकिन नहीं, ये क्या है? धर्मा अधर्म, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। देश विदेश, देश या विदेश, देश तथा विदेश, देश अथवा विदेश, कुछ भी इसका जो है विग्रह हो सकता है। तो इसमें द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है कि इसमें शब्द युग्म आते हैं। युग्म मतलब शब्द जो होते हैं वो जोड़े के साथ आते हैं, जो बने हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो शब्द युग्म है उनमें बीच में डैश लगा रहता है, तो इससे आप उसको पहचान सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में 3 समास पढ़े, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास को अगर हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो उपसर्ग युक्त शब्द होंगे या उनमें रिपीटेशन हो रही होगी। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए उनका विग्रह करने पर क्या आएंगे? कारक के विभक्ति चिन्ह आएंगे। और द्वंद्व समास जो होंगे उनमें शब्द युग्म होंगे, मतलब शब्दों के जोड़े होंगे और बीच में डैश का साइन जो है मैक्सिमम जो शब्द होंगे उनमें लगा हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 समास जो है समझ में आ गए होंगे। आगे के 3 समास हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे।